नमस्कार, स्वागत है आपका खबर अभी तक में। मैं करण जय सिंह आपके साथ। कोरोना से लगातार देश भर में हालात खराब हैं। हरियाणा में भी खासतौर पर दिल्ली से सटे जिलों में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। लेकिन कोरोना से निपटने के लिए क्या कुछ काम धरातल पर हो रहा है, इसकी हम पड़ताल भी कर रहे हैं और हर जिले से उपायुक्त से बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं। आज हम सोनीपत पहुंचे हैं और सोनीपत के उपायुक्त श्यामलाल पुनिया जी हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर अभी तक में। धन्यवाद आपका। श्यामलाल जी, हमने देखा कि देश भर में कोरोना कहर बरपा रहा है, लेकिन अधिकतर जो मामले देखने को मिले हरियाणा में, वो दिल्ली से सटे जिले में, चाहे वो गुरुग्राम ले लें, फरीदाबाद की बात करें या सोनीपत की बात करें। सोनीपत में मामले बढ़ने के क्या मुख्य कारण मानते हैं आप? देखिए, एक तो जो हमारा जिला है ये इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन इसमें काफ़ी है। लेबर क्लास की बात करो या जो इंडस्ट्रियल जो अन्य जो तबके के उसमें कार्यकर्ता हैं या कर्मचारी हैं, और जो दिल्ली में जो फल सब्जी का जो आदान प्रदान है यहाँ से वो भी काफ़ी मात्रा में जाता है। और जो सेवारत काफ़ी लोग हैं सोनीपत के, तो लगभग 1 लाख के करीब कर्मचारी रोज़ दिल्ली से अप डाउन करने वाले हैं। साथ ही जैसे नेशनल हाईवे जो NH 44 पे भी हमारा पड़ता है जिला, तो इससे भी काफ़ी आवागमन है, दूसरे जिलों से इंटरेक्शन भी है। और अभी पीछे जैसे आप देख सकते हैं कि किसान आंदोलन के चलते भी नवंबर से काफ़ी गहमागमी रही जिले में। पीछे 2 इलेक्शंस भी रहे हैं और इस करके, और बीच में कुछ फेस्टिविटी भी आ रही है, उस समय थोड़ा सा लोग शिथिलता बरतते हैं। तो अब ये जो मई से खासकर मैं बात करूं या जो मिड अप्रैल से बात करें, तो इसमें जो केसेस देश भर में केसेस बढ़े थे, उसी वेव के तहत हमारे ज़िले में भी केसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लग गए थे। और उनमें अब जाके जब से सरकार ने पाबंदियां लगाई हैं, जब से ये लॉकडाउन के जैसी पाबंदियां अभी हैं इसमें वॉग में, उसके बाद से जो पॉजिटिविटी है उसमें भी काफ़ी कमी देखने को मिली है। उसमें जो रिकवरी रेट भी हमारा पहले से बढ़ा है, और डेथ्स का आंकड़ा भी मैं बात करूं तो पहले की तुलना में अभी जाके इन पिछले 2 हफ्ता से ये घटा है। तो अब जो हमारा जो पूरा ध्यान है वो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में समान रूप से, क्योंकि केसेज जब ये वाइड स्प्रेड हो गए और एसिम्प्टोमेटिक है, इसमें तो बहुत ज़्यादा आप इसमें दावे के साथ नहीं कह सकते कोई कि किसी को सिम्टम्स हैं नहीं, उसको कोरोना नहीं है। जो पहली वेव में था तो उसमें किसी परिवार में सपोज एक सदस्य को किसी को कोरोना था, तो बाकी में जनरली ये होता था कि उसको जो इंक्यूबेशन पीरियड था वो लंबा था, उसको 3-4 दिन तक किसी तरह के लक्षण नहीं आते थे। आज ऐसा हो रहा है कि जैसे एक परिवार के 5 सदस्यों की आप टेस्टिंग करते तो उसमें कभी 2 कभी 3 इस तरह से लोग पॉजिटिव आ जा रहे हैं। एक थोड़ा सा लोगों में कहीं ना कहीं ये केयरलेसनेस भी आ गई कि पहली जो वेव हमने झेल ली कि उसमें बहुत ज़्यादा हमें नुकसान नहीं हुआ, इस तरह से लोगों को लग गया। वो ग्रामीण अंचल में खासकर लोगों की ये मानसिकता रही है कि हमें कोरोना नहीं हो सकता, हम अच्छा खान पीन ले रहे हैं और हम एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते। तो ये विजिबल तो है नहीं वायरस, लेकिन लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ का कहूँगा कि उन्होंने इसको हल्के में लेने की गलती कर दी, जिसके चलते ये मामले बढ़े हैं। अब हमारा पूरा जोर इसी कार्यक्रम पे है कि जो उनको टाइमली उनको लोगों को ट्रैक करके टेस्ट करके उनको ट्रीट किया जाए। तो इस दिशा में हमारी पूरी रणनीति अभी काम कर रही है। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि लोगों के अंदर, क्योंकि पहली लहर पे हमने काबू पा लिया था, तो लोग लापरवाह हुए, लापरवाही के चलते कोरोना की दूसरी लहर आई और एकदम कहीं ना कहीं मामले जो हैं तेजी से बढ़े। क्योंकि चुनौतियां, जाहिर तौर पर हम भी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, आम आदमी भी कर रहा है, लेकिन एक चुनौती जिला उपायुक्त के ऊपर होती है, जिसे हर काम पर बारीकी से नजर बनाए रखनी होती है और बारीकी से काम करना होता है। किन चुनौतियों का सामना सर धरातल पर आपको करना पड़ा? देखिए, जो टेस्टिंग जो डेली हम सैंपलिंग कर रहे थे, पहले 1500 से 2000 के बीच में हमारी चल रही थी, जो मिड अप्रैल आते आते फिर हमने इसकी नंबरिंग बढ़ा दी। तो आज हम 5 से 6000 के बीच में डेली जो सैंपलिंग भी करवा रहे हैं। और जिस हिसाब से पाबंदियां लगी तो उनका भी एनफोर्समेंट के लिए जो 4 सब डिवीजन है, उनमें जो SDMs हैं, जो जिला पुलिस है और अन्य जो हमारे विभाग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ तालमेल करके हम धरातल पर भी लोगों से जो अवेयरनेस का एक मेन हमारा है उसको लेकर भी काफ़ी प्रोएक्टिव हैं, जागरूकता को लेकर। साथ ही हमने जब से ये 1950 करके हमारी एक हेल्पलाइन है जो 24 घंटे कार्यरत है, उसी के साथ हमने एक मोबाइल नंबर भी 7494871950 और 222500 करके एक लैंडलाइन भी हमने दे रखी है। तो इसमें लोग 24 घंटे बेड अवेलेबिलिटी को लेकर या ऑक्सीजन उनको किसी को रिक्वायरमेंट है, किसी को ब्लड डोनेशन से रिलेटेड कोई सरोकार थे, एम्बुलेंस को लेकर किसी की चिंता है या कोई कंप्लेंट हॉस्पिटलाइजेशन को लेकर है या अन्य कोई भी कोविड-19 से रिलेटेड क्वेरीज है, तो इसके लिए हमने 24 घंटे कार्यरत एक हेल्पलाइन की स्थापना कर दी थी और वो सुचारू रूप से कार्यरत है। इसी तरह जो होम आइसोलेशन में करीब 3500 पेशेंट आज की तारीख में जिले में हैं, तो उनको
डेली ट्रैकिंग के लिए उनके स्वास्थ्य का परीक्षण और मॉनिटरिंग करने के लिए हमने जो हमारा बीपीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है खानपुर कला में, उनके सहयोग से हमने 30 सीटर एक कॉल सेंटर की स्थापना करी थी, जिसको टेली कंसल्टेशन के लिए हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सुबह 8 से लेकर रात 8 के बीच में जो डॉक्टर्स हैं, जो पीजी के स्टूडेंट्स, खासकर जो इंटर्न के स्टूडेंट थे या एमबीबीएस फाइनल ईयर के, वो लोग रोज एक जो लाइन लिस्टिंग पेशेंट्स की, एक्टिव पेशेंट्स की यहाँ सिविल सीएमओ के ऑफिस से उनको पुश हो जाती है रोज सुबह, वो लोग उसमें अपने अपने जोन्स में डिवाइड करके पूरे जिले को 15 जोन में डिवाइड किया हुआ है। हर जोन में 2 टीमें लगी हुई हैं। तो ये 30 टीमें दिन भर में उनको कॉल करके पेशेंट्स का एक स्वास्थ्य का उनका ब्यौरा लेती हैं। और जो ग्राउंड में जो एसएमओज हैं, जो सीएससी लेवल पे और ये पीएससी लेवल पे जो एएनएम्स हैं, उन सबसे वो तालमेल करके यदि किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, लक्षणों को देखने पे प्राइमा फेसाई, या फिर किसी को SpO2 किसी का मेजर होना है, किसी का बीपी मेजर होना है, किसी का टेम्परेचर मेजर होना है, या किसी को मेडिकेशन करना है, तो जो धरातल पर टीम है उनके साथ ये लोग तालमेल करके और उसको उस मरीज तक मतलब ये चीजें पहुंचाते हैं। इसी तरह जो 1950 हमारी हेल्पलाइन है, उसके माध्यम से भी हमने टेली कंसल्टेशन की सुविधा दे रखी है। कोई भी पेशेंट कहीं से भी जिले में उस पर कॉल करके डॉक्टर के साथ अपना स्लॉट बुक कर सकता है, उसको डॉक्टर से बात भी उसकी होती है और उसको किस तरह का ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट है वो भी वो उसको गाइड करते हैं। साथ ही जैसे जो 15 से 30 अप्रैल के बीच में जो बूम था, उस समय हॉस्पिटल में थोड़ा क्रंच हो गया था कि बेड्स को लेके ऑक्सीजन की भी उस समय थोड़ी सी कमी थी। तो उन दोनों फ्रंट पे भी हमने काम किया। लगातार हमारे जो ऑफिसर्स दिन रात जग के हॉस्पिटल, हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल पे और या सरकारी पे हमने एक नोडल ऑफिसर की नियुक्ति कर दी और उसका काम होता था कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट के साथ तालमेल करके जिला प्रशासन को सही समय पर एक मतलब ग्राउंड रियलिटी से अवगत कराना कि किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है या वो लोगों को बेड्स की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, तो अननेसेसरी कोई बेड्स को ब्लॉक तो नहीं कर रहा। तो इस करके ऑक्सीजन की हमने ऑडिट भी करवाई, हॉस्पिटल्स में भी करवाई और जो बोटलिंग प्लांट्स थे, गैस एजेंसी थी, वहां भी कराई। और जो पिल फ्रेज या किसी भी तरह का लीकेजेस थे उन पे हमने पूर्ण रोक लगाई और उसी का परिणाम ये हुआ कि जो हमें उपलब्ध जो ऑक्सीजन हमारा कोटा था, उसी में हम जो नंबर ऑफ बेड्स थे हॉस्पिटल में उनको बढ़ा पाए। यानी ऑडिट कराने के बाद आपने जांचा कि किस अस्पताल को कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है और कितनी उसको दी जा रही है, कहीं ज्यादा तो दी नहीं जा रही। क्या ऐसे भी हॉस्पिटल पाए गए थे कि जो ऑक्सीजन ले रहे थे, स्टोर कर रहे थे? स्टोर का तो उसमें एग्जैक्ट आया नहीं, लेकिन कुछ 2-3 अस्पतालों का यह आया था कि उनकी दिल्ली में भी कोई सिस्टर कंसर्न थी हॉस्पिटल की, तो उसमें एम्बुलेंस में रख के कुछ ट्रांसपोर्टेशन की शिकायतें मिल रही थी। तो हर हॉस्पिटल में 1-1 सिलेंडर की हमने ऑडिटिंग करवाई। उसमें जो रिक्वायरमेंट जो मेडिकल साइंस के हिसाब से जो डॉक्टर्स की जो रिकमेंडेशन है, ICMR के जो मानक हैं, उन पे हमने उनको जांचा। तो कोई जो मसलन एक हॉस्पिटल लगभग 250 सिलेंडर पर डे ले रहा था, तो ऑडिट होने के बाद वो 150 के लगभग उसकी पर डे की खपत वो हम उसको निर्धारित कर पाए और उनके जो हॉस्पिटल में जो बेड थे उनको उससे लिंक कर दिया हमने कि आप इतने बेड आपके निर्धारित हैं, इस पे आपको इतनी ऑक्सीजन मिलेगी। उसके हिसाब से पेशेंट्स को भी एक राहत भरी थोड़ी सी सांस लेने को मिली। पिछले 15 दिन से ऑक्सीजन को लेके किसी भी फ्रंट पे कोई शिकायत अभी नहीं मिल रही। सर, मैं जानना चाहूंगा क्योंकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कोरोना काल में। अधिकतर जगह देखने को मिलता है लोग अपना गलत नंबर दे देते हैं सैंपलिंग के टाइम पर, गलत एड्रेस दे देते हैं, तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर सोनीपत की बात करें, सोनीपत में किस तरह से कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की गई? कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जैसे जो भी RT-PCR सैंपल हम उठाते हैं तो 90-10 का रेशियो हमारा था अभी तक। जो सैंपलिंग 90% RT-PCR थी, 10% रैपिड एंटीजन से ले रहे थे। अब चूंकि मूवमेंट काफी बढ़ गया है, जो कवरेज ज्यादा एरिया को करना है, इसलिए हम जो रैपिड एंटीजन टेस्ट को भी अभी अधिक मात्रा में इस्तेमाल उसका भी कर रहे हैं। तो जिस समय RT-PCR का सैंपल लिया जाता है उसी समय जो मोबाइल नंबर देता है जो भी जिसका सैंपल हो रहा है, उसका वहीं पर डायल करके एक बार देख लिया जाता है नंबर कि उसको नंबर काम कर रहा है कि नहीं, क्योंकि बहुत बार ये दिक्कत आती है कि नंबर बाद में अवेलेबल नहीं है, ये काम नहीं कर रहा। तो ये जो दिक्कत है इसमें फिर इस तरह से हमने काम करना शुरू किया और लगभग 10 से 12 के बीच में जो एवरेज जो ट्रेसिंग कॉन्टेक्ट्स का आ रहा है, क्योंकि जो बल्क है, जो उसका वॉल्यूम है केसेज का, वो ज्यादा है। तो उसमें हमारी कोशिश यही रहती है कि जितने ज्यादा से ज्यादा उसके कॉन्टेक्ट्स को ट्रेस करके टाइमली उनको टेस्ट करके और उनको आइसोलेट किया जाए। तो अभी चूंकि हमारे लगभग 90% केसेस हैं होम आइसोलेशन में हैं, तो वो एक हमारे लिए बड़ी चुनौती थी कि उनको कैसे हम घर पे मॉनिटर करें, कैसे उनके स्वास्थ्य का लगातार निगरानी रखी जाए। तो इस दिशा में हमने ये टेली कंसल्टेशन सेंटर जो मेडिकल कॉलेज के सहयोग से शुरू किया, तो इससे हमें काफी मदद मिली है और लोगों को हॉस्पिटलाइज यदि किसी को होना है टाइम पर, उसको भेजने में भी हमें इसने काफी सहायता प्रदान करी। हमारा टारगेट ये रहता है कि 48 घंटे में उसके प्राइमरी और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करके और उनको टेस्ट करके उनको आइसोलेट करने का हमारा लक्ष्य है। तो इसी दिशा में जो सैंपलिंग करके हम BPS खानपुर में भेजते हैं, 2 प्राइवेट लैब के साथ भी टाई अप है,
तो उनमें भी सैंपल हम भेजते हैं। हमारा लक्ष्य रहता है कि 24 घंटे में जो कोई भी सैंपल किया उसका रिजल्ट हमें मिल जाए, ताकि जल्दी से जल्दी जो पेशेंट है उसको हम सेग्रीगेट कर सकें। सर, कोरोना की पहली लहर आई, उस पर हमने काफी हद तक काबू पा लिया था, लेकिन जब दूसरी लहर आई तो परिस्थितियां काफी अलग बनी। मौत का आंकड़ा एकदम से बढ़ने लगा, अस्पतालों में बेड की कमी देखने को मिली। तो पहली लहर में क्या चुनौतियां थी और दूसरी लहर में क्या चुनौतियां थी, और दूसरी लहर में क्या कुछ अलग करना पड़ा आपको? देखिए, पहले के मुकाबले देखें तो दूसरी लहर में लोगों में, जैसे मैं पहले भी बताया आपको, कि उसमें लोगों में थोड़ी सी लापरवाही ज़्यादा देखी गई। लोग कॉम्प्लेसेंट हो गए कि इसमें ज़्यादा सा कुछ हो नहीं रहा, तो लोगों ने जैसे जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर था उसका भी कहीं ना कहीं उल्लंघना हुई है। तो इसमें सबसे बड़ी जो चुनौती हमारे सामने थी वो थी कि हर कोई होम आइसोलेट होना चाहता है। पहली लहर में ऐसा नहीं था, हमारे पास 1000 के लगभग लोग जो डिस्ट्रिक्ट में जो कोविड केयर सेंटर्स हमने सेटअप किए थे, उनमें 1000 के लगभग भी किसी समय में किसी टाइम पर पेशेंट हुए थे। लेकिन ये आंकड़ा आज की तारीख में बात करें तो ये लगभग 200 जैसा ही है, जिसमें कि अधिकतर एसिम्प्टोमेटिक है। तो हर पेशेंट को ये लगता है कि वो घर में रह के ही स्वस्थ हो जाएगा। वो ठीक भी है, यदि उसके घर में होम आइसोलेशन के लिए यदि कंडीशंस माकूल है, यदि माहौल अनुकूल है, तो उसको जरूर होना चाहिए। लेकिन पीछे जैसे देखा गया कि लोग ऑक्सीजन भी घर अपना मेडिकेशन के लिए मांगने लग रहे थे, डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन भी आ रही थी। तो अब हरियाणा गवर्नमेंट ने एक पोर्टल शुरू कर दिया, जिसमें कि किसी को डॉक्टरी प्रिस्क्रिप्शन दी है, तो कोई जैसे क्रोनिक डिजीज से कोई सफर कर रहा है या जो उससे डिस्चार्ज हो गया कोरोना पेशेंट भी, उसको यदि घर पे वो दी जानी है ऑक्सीजन, तो हम उसको डॉक्टर के एक अंडर सुपरविजन उसको हम करवाने का हमारा एक लक्ष्य है। उसमें हम लगातार रेड क्रॉस और एनजीओज के माध्यम से उस दिशा में काम भी कर रहे हैं, ताकि किसी को यदि वाकई घर पे रिक्वायरमेंट है तो उसको भी दी जा सके। साथ ही हॉस्पिटल्स में भी जो पहले ये देखा गया था कि अधिकतर जैसे दिल्ली के काफी मरीज इनमें भर्ती थे, तो दिल्ली या कहीं के भी मरीज आके कहीं के भी अस्पताल में इलाज तो करवा सकते हैं, लेकिन जो लोकल लोग हैं उनके साथ में आप आर्टिफिशियली उनके साथ में आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हॉस्पिटल अथॉरिटीज की, भाई आप वहां के पेशेंट नहीं लेते। तो पीछे ऐसी शिकायतें मिली थी, तो अब भी सारे जो एडमिशन हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, उनको हमने सिविल सर्जन के थ्रू रूट कर दिया। उसके बिना अनुशंसा या बिना उसकी जानकारी के वो एडमिशंस नहीं होते। तो उससे हमें दो चीज का लाभ मिला कि एक तो हमें एक्चुअल जो बेड अवेलेबिलिटी हॉस्पिटल्स में उसका हमारे पास आंकड़ा ठीक आ गया। दूसरा, जो ऑक्सीजन हमारी डेली जो खपत थी और डेली जो हमारी सप्लाई थी, उसके बीच में जो तालमेल हम इसकी वजह से बैठा पाए। सर, जैसी दूसरी लहर आई, बेड की स्थिति बेहद खराब हो गई, लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे अस्पताल में एडमिट होने के लिए। दिल्ली के आसपास के जिलों की बात करें तो लोग मूव कर रहे थे दिल्ली में, क्योंकि बेड नहीं थे तो सोनीपत जा रहे थे, फरीदाबाद जा रहे थे, गुरुग्राम जा रहे थे। सोनीपत में क्या स्थिति थी बेड को लेकर, और क्या यहाँ पर बेड की स्थिति फिलहाल है? देखिए, यहाँ पर यदि मैं आज की तारीख की बात करता हूँ तो हमारे पास लगभग 300 जैसे ऑक्सीजनेटेड बेड्स विभिन्न अस्पतालों में हमारे पास खाली हैं। जो पीक टाइम जब चल रहा था उस समय हमारे साथ एक ये हुआ था कि जो दिल्ली से जो पेशेंट लोड आ रहा था वो बहुत ज़्यादा था, तो लगभग 60 से 70% के बीच में जो पेशेंट्स थे वो दिल्ली साइड से थे उस समय। तो अब उसमें ये तब्दीली आई है कि वो घटकर 20 से 30% के बीच में रह गया है आज की तारीख में यदि बात करता हूँ। जो बेड अवेलेबिलिटी की जहाँ तक मसला है तो थोड़ा सा बस ऑक्सीजन को लेकर हम उस समय एक कॉन्स्टेंट हमारे पास हो गया था, लेकिन बाकी जो जिन पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड था तो ऐसा हमारे संज्ञान में या कोई भी केस ऐसा रिपोर्ट नहीं हुआ कि जिसको अस्पताल में बेड नहीं मिला और उसकी वजह से किसी की कैजुअलिटी हुई हो। तो ये हमारे लिए एक थोड़ी सी राहत की बात रही, लेकिन हम उसको एक लेके आश्वस्त और निश्चिंत नहीं रहना चाहते। हम आने वाले समय में लगातार हम बेड्स की संख्या में बढ़ोतरी कर रहे हैं, और सिविल हॉस्पिटल में जहाँ पे 100 ऑक्सीजनेटेड बेड्स थे उसको बढ़ा के हमने 200 कर दिया है। इसी तरह जो मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, उसमें भी 140 के लगभग ऑक्सीजन बेड्स थे, वो उनकी संख्या भी बढ़ाकर अभी 350 करी जा रही है। एक जो पीएम केयर्स के अंडर में 40 सिलेंडर डेली की जो क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट ऑलरेडी चालू हो गया हमारा। अच्छा, हो गया स्टार्ट, ऑलरेडी सिविल अस्पताल में कार्यरत है वो। एक सीएसआर के माध्यम से 180 सिलेंडर पर डे की कैपेसिटी वाला ऑक्सीजन प्लांट मेडिकल कॉलेज में हम लगवा रहे हैं, वो इस माह के अंत तक वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा। इसी तरह एनएचआई भी इसमें 2 ऑक्सीजन प्लांट्स जिले में लगवा रही है, 200 सिलेंडर पर डे की क्षमता का, एक सिविल अस्पताल सोनीपत में और दूसरा जो सीएचसी गोहाना में। इसी तरह लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का भी हमने 10 MT का किसी प्राइवेट एजेंसी के सहयोग से एक टैंक भी इसमें प्राइवेट कॉलेज में, हमारा जो मेडिकल कॉलेज है उसमें लगाया है। तो उससे हमें बेड की संख्या में को बढ़ाने में मदद मिल रही है, क्योंकि जो ऑक्सीजन का फ्लो है उसका प्रेशर अच्छे से मेंटेन हो पा रहा है, और जो सप्लाईज है उसमें जो अनसर्टेनिटी थी कि सिलेंडर्स भर के टाइम पे पहुंचेंगे नहीं, तो उससे हमें काफ़ी हद तक राहत मिली है। और अब IIM रोहतक की टीम जो है वो हमें सहयोग कर रही है, ऑक्सीजन ऑडिट उनकी चल रही है, कल से वो टीम भी BPS कानपुर में काम कर रही है। तो जो कुछ वॉल और जो कुछ फिटिंग्स को चेंज करके या कुछ उसका यूजेज में कुछ तब्दीलियाँ करके
ऑक्सीजन की सेविंग कैसे की जाए ताकि उसका एफिशिएंट यूज हो सके और ज़्यादा पेशेंट्स तक वो चीज़ें पहुंच सके, इस दिशा में हम लगातार कार्यरत हैं। आपने कहा सर कि अभी आप कार्यरत हैं और ऑक्सीजन बढ़ाने के ऊपर भी काम किया जा रहा है, लेकिन जब शुरुआती दौर में दूसरी लहर की महामारी आई तब अधिकतर जगह देखने को मिला कि ऑक्सीजन की कमी है। कई राज्यों में तो लोगों ने दम भी तोड़ा ऑक्सीजन की कमी के कारण। सोनीपत में क्या हालात थे उस वक्त और सोनीपत में ऑक्सीजन को कैसे मैनेज किया गया? देखिए, हम उस समय जो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो ऑक्सीजन प्लांट्स हमारे जो बोटलिंग प्लांट थे उन पे हमने 24 घंटे की ड्यूटी लगाई ऑफिसर्स की, और जो बाहर से जो हमें पानीपत से जो लिक्विड ऑक्सीजन सप्लाई हो रही थी उसको लेकर भी हम लगातार कोऑर्डिनेशन में थे। और हॉस्पिटल्स में भी नोडल ऑफिसर बनाए, तो उनके साथ बेहतर तालमेल करके हमें सप्ताह भर ये तो रहा कि रात रात भर हमें जागना पड़ा कोई सिलेंडर कहीं से कहीं ट्रांसपोर्ट करवाने में। तो वो थोड़ा सा एक हमें भागदौड़ जरूर हमारी रही, लेकिन उसमें किसी तरह की ये कोई परेशानी नहीं हुई कि किसी अस्पताल में ऑक्सीजन की नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से कोई कैजुअलिटी हुई हो, ऐसा कोई मामला सोनीपत में नहीं हुआ। सोनीपत में सर प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत हैं, तो कैसे सरकार और जिला प्रशासन का कोऑर्डिनेशन रहा उनसे, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जिला स्वास्थ्य विभाग निभाता है जिसमें प्राइवेट अस्पताल को वो साथ लेके चलता है, क्योंकि कोरोना महामारी एक ऐसी महामारी है जिसमें प्राइवेट अस्पताल का सहयोग भी बेहद आवश्यक है। देखिए, जो क्रिटिकल केयर की हम बात करते हैं, जो से वेंटिलेटर, बाईपैप और जो आईसीयू का सेटअप है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी हमने ऑगमेंट किया रिसोर्सेज, और आईएमए के साथ हमने बेहतर तालमेल करते हुए जो जिले का जो स्वास्थ्य विभाग है हमारी लगातार उनसे बैठक होती है। इवन आईएमए हमें टेली कंसल्टेशन में भी मदद कर रहा है, उन्होंने 30 जैसे डॉक्टर्स की टीम हमें दे रखी है, जो निर्धारित 3 या 4 घंटे का स्लॉट उनका अलग अलग अवेलेबिलिटी के हिसाब से है। उस पर 1950 पे कोई भी फोन करके लाइन उनको ट्रांसफर करके हम उनकी बात भी करवा देते हैं पेशेंट से। और जो अस्पताल है उनके मैनेजमेंट के साथ भी हम लगातार टच में हैं, उसके लिए एक नोडल ऑफिसर भी नियुक्त कर रखा है। तो किसी भी हॉस्पिटल में यदि ये किसी को ऑक्सीजन से रिलेटेड कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं या हॉस्पिटलाइजेशन को लेकर कोई चीजें हैं, उनमें एक बीच में मसला आया था कि जो सरकार द्वारा निर्धारित रेट्स हैं उससे ज़्यादा चार्जेज की बात आई थी। तो उसमें हमने एक ऑडिट कमेटी बनाई है, एसडीएम और उसमें सिविल सर्जन का नुमाइंदा है, उसमें आईएमए का रिप्रेजेंटेटिव है। तो ये तीनों की कमेटी है जो 10% जो बिल्स है उनको रैंडमली वेरीफाई करती है। उसमें यदि कोई ओवर चार्जिंग का है तो अस्पताल को उसको अप्रोप्रिएट हम एक्शन भी लेते हैं। तो कुछ अनियमितताओं को लेकर हम एक हॉस्पिटल को डीलिस्ट भी कर चुके हैं, जो कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल थे उनको पालन करने में असफल रहा, और 1-2 एम्बुलेंसेज के द्वारा भी ओवर चार्जिंग की शिकायतें मिली थी। तो अब हम इस दिशा में कार्यरत हैं कि जो प्राइवेट और जो सरकारी एम्बुलेंसेज हैं इनमें सब में जीपीएस की फिटिंग करवा के एक सेंट्रलाइज जो 1950 हमारी हेल्पलाइन है, इसके माध्यम से इस फ्लीट को संचालित किया जाए, ताकि लोगों को जो निर्धारित दरों से ज्यादा कोई चार्ज नहीं करे और कोई आदमी ये भी नहीं कहे कि एम्बुलेंस उसको बार्गेनिंग की कोई स्थिति में लोग अननेसेसरी का अपना टाइम और धन नहीं जाया करें। तो इस ओर भी हम लगातार कार्यरत हैं। साथ ही जो मेडिकल जो स्टोर्स हैं इन पर भी जो डीसीओ के माध्यम से हम लगातार छापेमारी भी करते हैं। अभी पीछे रेमडेसिविर की कालाबाजारी को लेकर 3 आदमियों बिल्कुल मैं आ ही रहा था उस पर कि कालाबाजारी का बाजार भी एकदम गर्म हो गया। रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हो या ऑक्सीजन की बात हो, बेहद कालाबाजारी के मामले भी सामने आने लगे। तो किस पर किस प्रकार की कार्रवाई की गई? तो उसमें हमारे जो पुलिस विभाग के साथ तालमेल करके ये ऐसे केसेज को ट्रेस भी किया है। पीछे 1-2 तो एम्बुलेंस चालकों के खिलाफ मुकदमे हुए हैं। इसी तरह रेमडेसिविर की भी कुछ कालाबाजारी की खबर लगी थी, तो उसको लेकर भी हमने कार्रवाई करवाई है और 3 व्यक्तियों को जेल भेजा गया है। सर, औद्योगिक नगरी है सोनीपत, बहुत सारे लोग जो हैं नौकरी की तलाश में अलग अलग राज्यों से यहाँ पर आते हैं। लॉकडाउन लगा, उन प्रवासी मजदूरों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा, उनके लिए क्या कुछ सहायता की गई आपकी तरफ से? हम इस पे 2 फ्रंट पे कार्यरत हैं। एक तो जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है हमारे, कुंडली, राई और बड़ी 3 इंडस्ट्रियल एस्टेट्स हैं हमारे, उसमें जो HSIDC की टीम है हमारी, जो इंडस्ट्रियलिस्ट के इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं एसोसिएशन के, और जो GMDIC है, इनकी एक हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई हुई है। तो जो इंडस्ट्रीज अपने इन सीटू लेबर के साथ जो संचालित हैं उनको पूरा सहयोग भी कर रहे हैं। उनमें टेस्टिंग और इसका सैंपलिंग का भी हम प्रोविजन करवा रहे हैं। और मैं परसों से हमारे जिले में एक जो ड्राइव थ्रू का जो वैक्सीनेशन सेंटर भी हमने शुरुआत करी है। एक राई इंडस्ट्रियल एरिया में था, उसमें लगभग 350 लोग एक दिन में वैक्सीनेट किए गए थे। कल जो मुरथल रोड पे गीतांजलि गार्डन में था, एक जिम खाना क्लब में, तो वहां भी 500 से ज्यादा लोगों को ड्राइव थ्रू के माध्यम से हम वैक्सीनेशन एक दिन में दे पाए हैं। तो आइडिया यह है कि लोग जो वैक्सीनेशन जो फिक्स सेंटर्स हैं उसमें जाते हैं तो उसमें संक्रमण का खतरा भी है, उसमें वेटिंग पीरियड भी लंबा है। इसमें जो ड्राइव थ्रू में फायदा यह है कि लोग अपनी गाड़ी में एयर कंडीशन ऑन करके अपना बैठे रहते हैं, 1 या 2 व्यक्ति होते हैं। तो उसमें जो कोविड-19 जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है
उसका भी पालन अच्छे से होता है और व्यक्तियों को जो नीचे उतरने की जरूरत नहीं, अपनी गाड़ी में बैठे बैठे वैक्सीनेशन अपना पहले रजिस्टर करवा लें और उसके बाद वो वैक्सीनेशन करवा के अपने घर जा सकते। संक्रमण का खतरा बेहद कम हो जाता है उसमें। सर, सोनीपत के लिए दोहरी चुनौती थी, एक और किसान आंदोलन, दूसरी और कोरोना संक्रमण। कैसे सर दोनों को मैनेज किया गया? और किसान आंदोलन की अगर बात करें तो वहां पर क्या टेस्टिंग सुविधा शुरू की गई, क्या वहां पर वैक्सीनेशन सुविधा शुरू की गई? देखिए, जब 27 नवंबर से, जिस दिन से किसान कुंडली बॉर्डर पर धरनारत हैं, उसी दिन से हमने 10 मेडिकल की टीम स्ट्रेटेजिकली वहाँ पे प्लेस की हुई है और किसान जो संगठनों के प्रतिनिधि हैं, इनके साथ भी हमारी लगातार बातचीत रहती है, उनको हमारी समझाइश भी रही है। लेकिन जो उन्होंने टेस्टिंग करवाने से साफ इनकार कर दिया, बार बार हमारी समझाइश के बावजूद भी। लेकिन जो जैसे किसी को बुखार है, छोटे मोटे जो और सिम्टम्स हैं, उनके लिए जो मेडिकेशन जरूर काफ़ी मात्रा में उन्होंने जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज से उनसे अवेल किया है। और अब काफ़ी इनसे समझाइश के बाद ये वैक्सीनेशन के लिए तैयार हुए हैं। तो अभी 2100 से अधिक लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है, जिसमें 600 के करीब दूसरी डोज भी शामिल है। हमारा प्रयास लगातार है, हम उनसे बार बार अपील भी करते हैं, जब बैठक होती है तब उनको हम समझाइश भी करते हैं कि ये वैक्सीनेशन करवाने से सबका ही हित है, जो खुद बैठ रहे हैं उनका भी है, आसपास जो लोग रहे हैं उनको भी एक संक्रमण के खतरे से वो बचा सकते हैं। सर, क्या किसान नेताओं से बातचीत की जाती है कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाएं वहां पर? बार बार जब भी हमारी बैठक होती है हम उसको इम्प्रेस अपॉन करते हैं, इस चीज़ को लेकर खास हमारा उसमें एम्फेसिस होता है और उनसे समझाइश भी होती है। और जो जैसे मैंने बताया, जो हमारी मेडिकल की जो टीम्स हैं, उनके माध्यम से वो जो मेडिकेशन भी ले रहे हैं, उनके माध्यम से मास्क भी उनको बार बार बांट रहे हैं। और किसान नेताओं से भी हम बार बार अपील करते हैं कि आप लोगों को मास्क पहनने के प्रति जागरूक करें, जो सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के प्रति जागरूक करें। और किसी भी प्रकार का यदि आपको स्वास्थ्य संबंधी मसला हो तो जो हमारी हेल्पलाइन की मदद लें, या फिर जो स्वास्थ्य विभाग की जो नजदीकी टीम वहाँ पे उस पर धरनारत जगह पर है, उसको भी वो मदद के लिए हम उनको बार बार जागरूक करते हैं। तीसरी लहर की संभावना जताई जा रही है, कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है, उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? और ये उसमें कहा जा रहा है कि बच्चों को वो इन्फेक्ट कर सकती है, जो लोग संक्रमित नहीं हुए हैं उन्हें भी इन्फेक्ट कर सकती है। तो ऐसे कैसे तैयारियां आपकी कर रहे हैं तीसरी लहर के लिए? एक तो हम जो क्रिटिकल केयर है, क्रिटिकल हेल्थ केयर, उस पर अभी हमारा फोकस है। उसमें जितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो क्रिटिकल केयर के जो इक्विपमेंट्स हैं या मैन पावर है, उसको हम इन्वेंटराइज करवा रहे हैं। इसी तरह सिविल हॉस्पिटल और जो बीपीएस कानपुर मेडिकल कॉलेज है, उसमें भी वेंटिलेटर्स हो या आईसीयू में बेड्स की संख्या, उसमें भी हम लगातार बढ़ाने की ओर काम कर रहे हैं। और जिले में जो 315 ग्रामीण पंचायतें हैं, उनमें जो सर्वे के माध्यम से जो हॉटस्पॉट्स निकल कर आए, तो 35 ऐसे जो क्लस्टर्स के हमने आइडेंटिफिकेशन किया। उसके बाद उनसे थोड़े से कम केसेस वाले 15 और जोड़ के 50 सेंटर्स में विलेज आइसोलेशन सेंटर्स बनवा रहे हैं। वहाँ पे स्वास्थ्य विभाग, जो महिला कल्याण विभाग की टीम है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के उसमें नुमाइंदे हैं, पंचायती राज की तरफ से उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। तो ये जॉइंट टीम मिलकर घर घर जाकर सर्वे भी करेगी, स्क्रीनिंग भी लोगों की करेगी। और जो आइसोलेशन सेंटर 15 से 20 बेड का जो क्लस्टर पॉइंट पे बन रहा है, उसमें भी लोगों को रहने के लिए उनके जो मेडिकल के जो असिस्टेंस, जो एड जो मिलती है, उसके लिए भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। और मेडिकल जो एम्बुलेंसेज हैं, इनकी संख्या में हम लगातार बढ़ोतरी कर रहे हैं। अभी जो हरियाणा रोडवेज की तरफ से हमें 8 बसेज को रेट्रोफिट करवा के वो भी फील्ड में हमने लॉन्च करी हैं। पुलिस विभाग की तरफ से भी हमें नई 20 इनोवा गाड़ियां मिली हैं, उनको भी फील्ड में जो एम्बुलेंस के तौर पे हमने तैनात किया है। और भी जहां जहां रिक्वायरमेंट पड़ रही है, उस हिसाब से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन पे खास फोकस है। और जो ग्रामीण इलाकों में जो अवेयरनेस जो है, जागरूकता, उसमें भी हमारा पूरा जोर है कि ताकि आने वाले समय में इस लहर से बचाव के लिए लोग अपने आप को सावचेत रखें, अपनी पूरी सावधानी लोग बरत पाएं। सर, आपने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी लहर जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में अपने पैर पसार चुकी है। आपने कहा आइसोलेशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन डोर टू डोर हो सके उसके लिए भी क्या काम किया जा रहा है? तो जैसे मैंने बताया, जो 50 जो चिन्हित जो क्लस्टर्स थे, उनमें सैंपलिंग और वैक्सीनेशन दोनों का हमने एक राउंड कंप्लीट कर लिया, जिसमें जो हमारा 45 प्लस से जो अधिक के लोगों का कवरेज 60% था इस लहर के आने से पहले, वो भी अब बढ़ाया है। और इनमें जो एक फोकस्ड वे में मिशन मोड में हम इन पर्टिकुलर जो गांव में जहां जहां संक्रमण ज्यादा है, उनको प्रायोरिटी के तौर पर लेकर उनमें सैंपलिंग भी बढ़ा रहे हैं, उनमें वैक्सीनेशन भी पूरा हमारी टीम जा रही है घर घर जाकर। उसको भी हम धीरे धीरे करके सारे गांवों को कवर करने का हमारा लक्ष्य है। सर, हरियाणा सरकार की तरफ से ऑक्सीजन की होम डिलीवरी कराई जा रही है। कितनी आवेदन सोनीपत प्रशासन के पास आए और कितनों को होम डिलीवर कराया गया, और जो रिजेक्ट किए गए वो किन वजह से किए गए? देखिए, हमारे पास 750 के लगभग अभी तक एप्लीकेशंस आई थी। उनमें से लगभग 500 को जो ऑक्सीजन की आपूर्ति घर पे होम डिलीवरी कर दी गई है। लगभग 200 के करीब मामले थे जिनमें उनको मना कर दिया गया। रिजेक्शन का कारण ये रहा कि या तो उनका SpO2 लेवल डॉक्टरों के मुताबिक उनको रिक्वायरमेंट नहीं थी ऑक्सीजन की,
या फिर जिनको SpO2 कम था, जो होम पे घर पे वो स्टेबलाइज नहीं हो सकते थे, उनको सिविल या जो हॉस्पिटल या हमारा जो कोविड केयर सेंटर है वहाँ पे हमने उनको शिफ्ट करवाया। तो आगे भी हमारा पूरा फोकस है कि किसी भी व्यक्ति को यदि घर पे होम केयर के रूप में ऑक्सीजन की जरूरत है तो उसको डॉक्टरी निगरानी के अंदर ही हम दें, ताकि किसी की मरीज का स्वास्थ्य बिगड़ने जैसी नौबत ना आए। एक आखिरी सवाल सर आपसे, लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं लोगों से एक विनम्र अपील करना चाहूंगा कि ये जो महामारी है इसको बिल्कुल हल्के में ना लें। आप मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से करें, गांव हो या शहर हो, आप अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अभी जो छोटे बड़े जितने भी हमारे कस्बे शहर हैं उनमें पुलिस विभाग की टीम के साथ हमने स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात करी है। अनावश्यक रूप से आप घूमते पाए गए और यदि वहाँ पे हम आपकी कोविड सैंपलिंग भी करवा रहे हैं, वहाँ से यदि आपका पॉजिटिव आता है तो सीधे आपको हॉस्पिटल या फिर कोविड केयर सेंटर में हम आपको 14 दिन के लिए क्वारंटीन भी करेंगे। तो आप सबसे मेरी विनम्र अपील है कि आप जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है इसको अपनाएं, आप खुद सुरक्षित रहें और पूरे जिले को कोविड से बचाने में आप हमारा सहयोग करें। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि महामारी अभी गई नहीं है, खतरा अभी टला नहीं है। ये थे सोनीपत के उपायुक्त श्यामलाल पुनिया जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। धन्यवाद। तो कोरोना महामारी से निपटने के लिए जिला प्रशासन अपने स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन लोगों का सहयोग भी इसमें बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना सहयोग से लगातार सरकार कह रही है, जिला प्रशासन कह रहा है कि कोरोना महामारी पर काबू नहीं पाया जा सकता। हालांकि प्रशासन जो है वो तीसरी लहर के लिए भी तैयार है। अगर तीसरी लहर आती है तो उससे निपटने के लिए भी तमाम इंतजाम जो है सोनीपत जिला प्रशासन करने में जुटा हुआ है। मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में और किसी और जिला उपायुक्त से रूबरू होंगे और वहां की पड़ताल करेंगे। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।